सबसे पहला तो है कि हम एडवाइजरी तो जारी कर रहे हैं, मगर आपके माध्यम से भी तमाम नागरिकों से ये आग्रह कर रहे हैं कि इस महामारी के बीच में जो साइक्लोन है टुकाटे, उसका जो फ्लो है वो धीरे धीरे गुजरात से राजस्थान होते हुए हरियाणा की ओर आ रहा है। और कल देर रात मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी एडवाइजरी दी है कि आज दोपहर से लेकर कल शाम तक हरियाणा प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर की विंड रह सकती है। और इसके लिए हम एडवाइजरी तमाम नागरिकों को जारी कर रहे हैं। उसके साथ तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को भी आदेश दे रहे हैं कि इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग रहे और किसी भी जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए जो संबंधित प्रबंध करने हैं वो करें। मेरा तो एक आग्रह तमाम नागरिकों से है कि अगले 48 घंटे अपने आप को सुरक्षित रखें और घर के अंदर रहें, क्योंकि स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर की, ये इंक्रीज भी हो सकती है, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा। इस बार 1 अप्रैल से गेहूं की, सरसों की, 10 अप्रैल से दालों की प्रोक्योरमेंट हुई और आगामी 1 जून से सूरजमुखी की प्रोक्योरमेंट प्रदेश में रहेगी। टोटल जो आह्वान गेहूं का हुआ है वो 85,30,000 मेट्रिक टन हुआ है, जिसके अंदर पहली बार है कि रिकॉर्ड टाइम के अंदर 82,10,000 मेट्रिक टन हमने लिफ्टिंग भी करके गोदामों तक गेहूं को पहुंचा दिया है। सिर्फ 2 जिले हैं जिसके अंदर 95% से कम प्रोक्योरमेंट हुई है, वो फरीदाबाद और नूह है। और उसका कारण यही रहा है कि वहाँ सेंट्रल एजेंसी प्रोक्योरमेंट ज़्यादा करती है, FCI, और उनके गोदाम सीमित हैं प्रदेश के अंदर, तो हमने उनको एडिशनल मदद के लिए भी कहा है और उसका यही प्रयास रहेगा कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर इनके अंदर भी हम पूरी तौर पर लिफ्टिंग करा दें। गेहूँ की जो आह्वान हुआ है उसके बदले में 15,598 लगभग 16,000 करोड़ रुपए की पेमेंट चारों विभागों द्वारा पुश कर दी गई है, जिसके अंदर लगभग 14,310 करोड़ रुपया हमारी स्टेट एजेंसी फूड एंड सिविल सप्लाईज, एफेड और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने किया है और लगभग 1290 करोड़ रुपया फूड सिविल सप्लाईज ने फार्मर्स के खाते में दे दिया। इस बार क्योंकि रेगुलर प्रोक्योरमेंट चली, रेगुलर 396 हमारी मंडियां थी और उन 396 मंडियों के साथ एडिशनली 12 ऐसे जिले थे जहां हमने प्रोक्योरमेंट सेंटर भी बनाए थे। पहली बार है देश के अंदर अगर फार्मर की पेमेंट डिले करी गई तो उसको 9% इंटरेस्ट के साथ उसकी पेमेंट दी गई और जिसके अंदर लगभग 77 लाख रुपया एडिशनल हमने उन फार्मर्स को दिया है जिनकी पेमेंट डिले को टेक्निकल ग्लिच के कारण हुई या फिर किसी अधिकारी के वजह से। रिकॉर्ड है कि प्रदेश के अंदर पहली बार जो हमारी प्रोक्योरमेंट हुई है, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज के लिए हो चाहे स्टेट एजेंसीज के लिए हो, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमने एक नए तरीके का किया था, ये फायदा हुआ कि टाइमली लिफ्टिंग रही। बारिश के बावजूद भी प्रदेश की किसी मंडी में अब तक हमें लस्टर लॉस की समस्या नहीं आई, जिसमें किसान का अनाज कहीं खराब हुआ हो, बड़ा हो, जो समस्या पिछले सालों में निरंतर हमने बड़ी मात्रा में देखी है। ऐसी कोई हमारी मंडी नहीं है जिसके अंदर आज के दिन बड़ी मात्रा में स्टॉक खड़ा हो, एक्सेप्ट वो मंडियां जहां हम स्टॉकिंग का काम पहले भी निरंतर करते आए हैं। एक बड़ी अच्छी चीज इस बार देखने को मिली कि
लास्ट टाइम हमने 7 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा सरसों की खरीद करी थी एमएसपी के ऊपर, जो लगभग 4600 रुपए के आसपास है। इस बार की एमएसपी 4650 रुपए थी और प्रदेश के अंदर 4 लाख के नजदीक रजिस्टर्ड फार्मर्स थे। उसके बावजूद भी एक दाना सरकार को प्रोक्योर नहीं करना पड़ा। और खुशी की बात है कि 4650 रुपए एमएसपी के बदले इस बार हमारी मंडियों में 7275 रुपए 7275 रुपीज पीक का सरसों का रेट गया है। ये मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव मार्केट बढ़ने से फार्मर को फायदा मिला, जिसके अंदर हमारे 3,22,000 फार्मर्स का रिकॉर्ड हमारे पास है, जिनने मार्केट कमेटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर रखा है। जहां सूरजमुखी की बात है, 1 जून से सूरजमुखी की प्रोक्योरमेंट पूरे प्रदेश में होगी, जिसके अंदर 7 हमारी डेजिग्नेटेड मंडियां हैं, जिसके अंदर 8283 हमारे पास रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं। अगर कोई फार्मर छूटा भी है तो भी हम उसको 1 दिन का मौका देंगे कि वो अपने आप को रजिस्टर करा ले और एग्रीकल्चर विभाग तुरंत उसको वेरीफाई कराने का काम करेगा। और आज के दिन जो एमएसपी है सनफ्लावर की, वो 5885 रुपए है, 5885 रुपी पर क्विंटल। और जो कल हमारी शाहबाद की मंडी के अंदर ऑक्शन हुआ है, मेरे को साझा करते हुए खुशी होती है कि सूरजमुखी भी 6100 रुपए के दाम की पर क्विंटल की बोली कल लगी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने फार्मर हैं उनको एमएसपी से ज़्यादा हम अश्योर भी कर पाएंगे और आने वाले दिनों में सूरजमुखी को पूरी तरह पर खरीदवा भी पाएंगे। सरकार ने केंद्र से भी परमिट करा है कि हम केंद्र के लिए भी प्रोक्योरमेंट करेंगे और लगभग 25,000 क्विंटल की प्रोक्योरमेंट केंद्र के लिए हमें परमिट कर दी गई है। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को, जिनके मेहनत से प्रदेश के अंदर 1000 बेडेड 500 बेडेड 2 हॉस्पिटल रिकॉर्ड टाइम पे बनाए गए, जिसकी डेडलाइन 20 तारीख तक थी। मगर तमाम अधिकारियों ने, खासतौर पर हमारे 2 ACS अपूर्व कुमार, अनुराग रस्तोगी, जिनने डेडिकेटेडली इसको मॉनिटर किया, हमारे दोनों EIC निहाल सिंह और राजीव अरोड़ा, जिनने एक एक चीज को अलग अलग विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए टाइम से 4 दिन पहले कंप्लीट करने का काम किया है। और उसके लिए हमारे लेबर डिपार्टमेंट ने तुरंत वहाँ मेडिकल स्टाफ की कोई किल्लत ना पड़े 300 अपने अधिकारियों को डिप्यूट किया है, जिसके अंदर 136 मेडिकल ऑफिसर्स हैं, 88 फार्मासिस्ट है, 26 MPHS हैं, 17 लैब टेक्नीशियन हैं और 40 MPHW वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, जो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी को हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ डेपुटेशन पे जाकर काम करके सुचारू तौर पे चलेंगे। बिल्कुल इसके लिए हमें हमारी कई EIC डिस्पेंसरीज जो जिन शहरों में मल्टीपल डिस्पेंसरीज थी, कहीं 7 थी, कहीं 12 थी, उनको जरूर कम करना पड़ा है, क्योंकि आज के दिन मेडिकल व्यवस्था कोविड की इस महामारी के अंदर दुरुस्त रहे, उसके लिए हमारा प्राथमिक कार्य रहा। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्र को और हेल्थ सेक्टर में मजबूत किया जाए। पंचायती राज विभाग में भी बेहतरीन तरीके से कार्य करते हुए प्रत्येक जो हमारे 10,000 की आबादी से कम की पंचायतें हैं 136, उसके लिए 18.5 करोड़ रुपया कि वहाँ आइसोलेशन वार्ड बढ़े, और 10,000 की आबादी से ऊपर के जो हमारे लगभग 100 गांव हैं उनके अंदर 5 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, जिससे आइसोलेशन वार्ड प्रॉपर बन पाए। और आइसोलेशन वार्ड के अंदर 5 सदस्य हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम के रहेंगे और 5 सदस्य ग्राम टीम के रहेंगे, जिसके अंदर नंबरदार, पूर्व सरपंच, एक महिला सरपंच या मेंबर और 2 गांव के मुख्य लोग, जो डे टू डे
उस आइसोलेशन वार्ड की फैसिलिटी को देखते रहेंगे। कई चीज़ें हमने परमिट भी करी है जो आइसोलेशन वार्ड पर तुरंत, अगर कोई ग्रामीण व्यवस्था के अंदर चीज़ उपलब्ध नहीं होती तो लोकल लेवल पर परचेज कर ला सके। जैसे डिप्टी कमिश्नर्स को पहले हमने सैंक्शन करे थे 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया कि ऑक्सीमीटर और इस तरह की चीज़ें ले लें। आज के दिन स्टीमर्स हैं, ब्लड प्रेशर मशीन है, ये और कई इक्विपमेंट थे। तो आज हमने लिबर्टी दी है कि प्रत्येक गांव में आइसोलेशन वार्ड में अगर इन चीज़ों की जरूरत रहे तो हेल्थ सेक्टर को ओवरबर्डन ना होना पड़े, उसके लिए ये अधिकृत कर दिया गया है। कल 10,000 कम वाले उसमें 10 करोड़ और 10,000 से ज़्यादा वाले में 5 करोड़। जो 6136 पंचायतें हैं उनमें 18.5 करोड़, जिनमें आबादी 10,000 से कम की है, और लगभग 98 गांव है 10,000 की आबादी से ऊपर, उनके अंदर 4 करोड़ 90 लाख रुपए जो वो गांव है जिनकी आबादी 10 से ऊपर है। कल हमने हरिडा की जो बताए थे हेल्थ सेक्टर वाले गांव वाले वो कंप्लीट हो जाएगा। गांव में क्या इनको जो हेल्थ सेक्टर का जो करने को ऑक्सीमीटर वगैरह खरीदने की अनुमति दी है, वो भी दे रखी है डिप्टी कमिश्नर्स को कि वो अपने लेवल पर प्रिक्योर करके डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत प्रत्येक गांव में पहुंचाने का काम करे, जिससे जो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हैं जो डिटेक्ट कर सकती है प्राइमरी स्टेज पर कि कोविड है या नहीं किसी पेशेंट को, उसको आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाए और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करी जाए। इसके लिए हमने परमिट किया है। कल हमारे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड है उसकी बैठक थी और बेहद खुशी के साथ साझा करता हूं आपके कि हमने फेज 1 पूरी तौर पर कंप्लीट कर लिया था। फेज 2 की PMGSY की कई रोड DLP के अंदर थी जो कि 98% अब पूरी तौर पर कंप्लीट हो चुकी है। PMGS फेज 3 के अंदर हरियाणा आज नंबर 1 पर रहा है, जिसके अंदर हमने जो हमारा पार्ट 1 था PMGSY 3 का, उसके अंदर 419 सड़कें ली थी, जिसका किलोमीटर लेंथ थी 4565 किलोमीटर। ये तमाम सड़कें कंप्लीट हो चुकी है। जो इसका बैच 2 था, बैच 2 के अंदर 103 सड़कें, 103 प्रोजेक्ट्स थे, जिसके अंदर 85 सड़कें थी और 18 ब्रिजेस थे, जिसकी कुल कॉस्ट 919 करोड़ थी। इसमें 110 किलोमीटर बनने हैं, जिसके अंदर से 963 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी जो हमारा बैच 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 है, दोनों का सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन आ चुका है। हरियाणा पहला स्टेट है जिसको बैच 3 के भी दोनों पार्ट्स का सैंक्शन मिल चुका है। इसके अंदर जो हमारा बैच 3 का पार्ट 1 है, इसके अंदर 83 रोड्स हैं, 600 लगभग 79 किलोमीटर की, जिसका कॉस्ट है लगभग 383.6 करोड़। और फेज 3 का बैच 2 जो है उसके अंदर 120 सड़कें हैं, जिसकी कुल लेंथ 1216 किलोमीटर है और कुल कॉस्ट जो उसका आएगा वो लगभग 550 करोड़ के आसपास आएगा। तो हमारा जो फेज 3 होगा इसके अंदर 203 प्रोजेक्ट्स हैं 1906 किलोमीटर के, जिसका टोटल कॉस्ट 982 करोड़ आएगा, जो केवल मात्र रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करेगा। जहाँ तक कोविड की बात है, निरंतर आप लोग अपडेट भी लेते आए हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले 1 सप्ताह में हमारे मेडिकल स्टाफ ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहद अच्छा काम करके जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है उसको नीचे लाने का काम किया और पिछले 2 दिनों में बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जहाँ जितने लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं उससे बड़ी मात्रा के अंदर लोग ठीक होकर तंदुरुस्त होकर अपने घर के अंदर जा रहे हैं। और पिछले 2 दिनों के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जहाँ रिपोर्टिंग ली है वहाँ यही आ रहा है कि अब जो बिल्कुल अल्ट्रा क्रिटिकल पेशेंट्स थे उनके भी नंबर रिड्यूस हुए हैं और जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे पेशेंट्स थे उनके भी नंबर बड़ी मात्रा में रिड्यूस हुए। अब आपके कुछ आज एक्साइज ईयर खत्म होना था। ये सरकार ने फैसला लिया था कि पिछली बार भी लॉकडाउन जो था उसके अंदर
हमारे वेंट पूरी तौर पर बंद थे, आज भी पूरी तौर पर बंद है। तमाम DTCs को पहले हिदायत दे दी गई थी और ये हमने फैसला लिया है कि जितने दिन लॉकडाउन रहेगा प्रदेश के अंदर उतने दिन हम अपने एक्साइज ईयर को, जो करंट एक्साइज ईयर है, उसको एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इस दौरान हमारी एक बड़ी मेहनती DTC थी, वो कोविड की चपेट में आकर हमारा साथ छोड़ के चली गई। कई हमारे और अधिकारी थे, वो हमारा साथ छोड़कर चले गए। प्रॉपर ऑक्शन आने वाले एक्साइज ईयर की हो जाए, इसके लिए डिपार्टमेंट ने निर्णय। सर, शराब की तस्करी न हो, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? तो कई जगह से ऐसी शिकायतें भी। देखिए, जहाँ तक हमारे प्रदेश के अंदर डिस्टिलरीज की बात है, उनके कोई भी नए परमिट वहाँ से रिलीज के इशू नहीं हुए हैं। जो हमारे वेयर हाउसेज हैं, जिनको L1 L13 बोलते हैं, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करी हुई है, रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन्ड है। और जो दूसरे प्रदेशों से आ रहा है, उसके लिए हमने पुलिस को भी लिखित तौर पर हिदायत दी है कि बॉर्डर्स पर सख्ती बढ़ाई जाए, क्योंकि बड़ी मात्रा में, क्योंकि पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में आज वेंट्स खुले हैं, उन प्रदेशों से आज हमारे प्रदेश में शराब आ रही है और उसके लिए पुलिस को हमने पहले हिदायत दी है कि वो बॉर्डर पे सख्ती बढ़ाने। सर, इससे लॉस कितना हो रहा है पर डे पर मंथ का, अगर आप बताएं? हमारे एक्साइज ईयर के अंदर तो जितने दिन एक्साइज ईयर 365 का है चलेगा, उसके बाद ही लॉस प्रॉफिट दी जाएगी। आज के दिन तो 0 डे है। अगर वेंड बंद है और हम उसको आज कंपेयर नहीं करें तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट को इससे कोई रेवेन्यू। जो 2020-21 का एक्साइज ईयर 19 मई को खत्म होना था, जितने दिन लॉकडाउन पीरियड रहेगा उतने दिन इस करंट एक्साइज ईयर को हम एक्सटेंड करेंगे कि हमारा 2021-22 का एक्साइज ईयर जो है वो प्रॉपरली चल पाए, उसका प्रॉपर ऑक्शन हो पाए और प्रॉपर हमारे वेंड स्टैब्लिश। एक जो एक लॉकडाउन से जो इंडस्ट्री है वो कितनी चलती है, कितना हमारा वैट कलेक्शन, GST कलेक्शन पे असर पड़ा है, वो अगर आपको बताता हूँ। जब वैट कलेक्शन की बात है, डाटा पेट्रोल का और डीजल का हमने मंगाया था और जब से प्रदेश में लॉकडाउन लगा है 27% हमारी डीजल की सेल और 30% पेट्रोल की सेल में गिरावट आई है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे VAT कलेक्शन पर आता है। उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको केंद्र के आदेश अनुसार बंद किया गया है और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जो आज, क्योंकि मार्केट डिमांड बड़ी लिमिटेड है, उस कारण बंद हुई है। मगर हमारी ओर से सरल हरियाणा पोर्टल पर कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी इंडस्ट्री को आज ऑपरेशन के अंदर परमिट करने को रोका गया। पंजाब में एक फैसला किया गया है कि जो गाँव 100% वैक्सीन लगवा लेंगे उन्हें 10 लाख रुपए जो है वो दिया जाएगा प्रोत्साहन के तौर पर। हमारी सरकार ने ऑलरेडी इंटरनेशनल टेंडर वैक्सीनेशन का फ्लोट कर दिया है। हमारा प्रयास है कि अधिक मात्रा में वैक्सीनेशन प्रिक्योर करी जाए उन कंपनी से भी जो ICMR द्वारा अप्रूव्ड है और इंटरनेशनली अवेलेबल है। मैं तो आज एक आर्टिकल पढ़ के हैरान हुआ कि रशिया ने टूरिज्म शुरू कर दिया वैक्सीनेशन। मुझे लगता है आज के दिन केंद्र सरकार ने पूरी तौर पर वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग को देखने का काम किया। कोविन के माध्यम से एक नागरिक अपने आप को कर सकता है। बिल्कुल हमारी जनसंख्या 130 करोड़ की है, आज उसके अंदर वैक्सीनेशन की मैन्युफैक्चरिंग एक बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है। और मैं तो आज पढ़ रहा था जो हमारे केंद्र के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनने भी प्रेरित किया है महाराष्ट्र में कई कंपनीज को कि वो टाई अप करके वैक्सीनेशन प्रोडक्शन और प्लांट्स में भी शुरू करें। हम भी प्रदेश में देखते हैं कि कितनी ऐसी फार्मा कंपनीज हैं जो ये जो 2 वैक्सीनेशन है हरियाणा के इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है, भारत बायोटेक की और सीरम इंस्टीट्यूट की, इनके साथ टाई अप कर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए। डॉक्टर रेड्डी लैब्स के MD से भी मेरी चर्चा हुई है कि जो स्पुतनिक इंडिया में परमिट गई हुई है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हरियाणा में किसी प्लांट पे कराए। और आने वाले समय में हरियाणा के अंदर हम प्रयास करेंगे कि टाई अप कर स्पुतनिक का भी बिजनेस टू गवर्नमेंट प्रिक्योर कर हम अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर पाए, डिपेंडिंग उनकी अवेलेबिलिटी क्या है।
वो सब जो गांव है उनको कोई प्रोत्साहन करेंगे 100% अगर आबादी गांव की पहले हम जो है इंश्योर तो कर पाए कि उस जनसंख्या के लिए टाइमली वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। अभी तो ये क्राइसिस आ रखे हैं दिल्ली के अंदर जो हम देखते हैं, यह शोर ज्यादा है कि सेकेंड डोज भी अवेलेबल नहीं है। हमारे प्रदेश में तो ये दिक्कत नहीं है, टाइमली सेकेंड डोज हर नागरिक को मिल रही है। और फर्स्ट डोज के लिए भी ये डाटा भी सामने आया है कि हमारे जो बॉर्डर के एरियाज हैं, जितने हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है या सेंटर्स हैं जो बॉर्डर पे है, दूसरे प्रदेशों से भी लोग आकर वैक्सीनेशन करा कर जा रहे हैं, बिकॉज नेशनली ये सब कोविन के ऊपर मॉनिटर किया जा रहा है। मगर हमने ये हिदायत पहले भी इशू कर दी है कि शहरों के साथ साथ गांव के अंदर भी बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई। हुसैन जी, अब ये है कि कोविड को लेकर हुसैन जी स्थिति कोविड को लेकर है कि गांव में इसका संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो गांवों में इसके संक्रमण को रोकने के लिए पंचायतों को आपने वित्तीय सहायता के अलावा और क्या निर्देश दिए हैं? इसके साथ साथ एक और ऐड करूंगा, दीपेंद्र हुड्डा ने ये कहा अभी हाल ही में कि सरकार जो मौत के आंकड़े हैं उसको छुपा रही है, खासकर ग्रामीण इलाकों में बहुत बुरा हाल है।